नमस्कार आप सभी को स्कॉलर क्लासेस महाराजगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि केवीएस का फॉर्म निकल चुका है। बहुत ही बहुप्रतीक्षित ये वैकेंसी हम सभी लोग के समक्ष है और हमारे जो भी प्रतियोगी छात्र हैं बहुत दिन से इसका इंतजार कर रहे थे। तो आइए हम सब लोग सबसे पहले केवीएस प्राइमरी लेवल के सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अंकों का विभाजन किया गया है। ज़्यादातर हमारे जो प्रतियोगी छात्र हैं वो हिंदी भाषी क्षेत्र से संबंधित हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे सिलेबस को हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथी, सबसे पहले हम लोग अपने सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो पार्ट 1 हमारा है, पार्ट 1 में हमारा जो सिलेबस है ये आपका भाषा है। भाषा जो है आपका 20 अंक का है और इसमें जो है सामान्य हिंदी के आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य अंग्रेजी के 10 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। इन सभी के लिए आपको एक एक अंक मिलेगा। इस तरह से सामान्य हिंदी पे आपको 10 अंक और सामान्य अंग्रेजी के 10 अंक यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। जो आप सामान्य जो उसका व्याकरण है उससे संबंधित प्रश्न आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो पार्ट 1 आपका टोटल 20 नंबर का रहेगा। पार्ट 2 भी आपका 20 अंक का निर्धारित है। देखिएगा ध्यान से, पार्ट 2 जो है आपका 20 अंक का निर्धारित है। इसमें कुल 3 सेक्शन है, जिसमें सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान, विशेष तौर से करंट अफेयर समसामयिकी पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो 10 अंक के प्रश्न आपके रहेंगे। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपके हिसाब से है। तार्किक क्षमता जो आपका है ये आपका 5 अंक का प्रश्न इसमें पूछा जाएगा और कंप्यूटर के 5 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट 2 भी आपका 20 अंक इसमें आपको मिलेंगे। अब आते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 जो है ये सामान्य तौर से आप देखेंगे तो पार्ट 3 जो है आपका बाल मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। हमारे बहुत सारे साथी इसके पहले सुपर टेट वगैरह या टेट वगैरह की तैयारी कर चुके हैं और आपको बाल मनोविज्ञान से आपका परिचय पहले हो चुका है। आप बहुत सारे इसके विषयों पर अपनी समझ आप रखते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, केवीएस में थोड़ा सा बाल मनोविज्ञान के एप्लीकेशन पार्ट को ज़्यादा सम्मिलित करने की कोशिश इसमें किया गया है। इसमें कुल 5 सेक्शन में बाल मनोविज्ञान या हम कह सकते हैं इसको बांटने की कोशिश की गई है। और जो हमारा शीर्षक इसका है वो शिक्षा में परिप्रेक्ष्य और नेतृत्व क्षमता। कुल 60 अंक है और ये 60 अंकों को 5 अलग अलग उप विषयों के अंतर्गत बांटा गया है। पहला विषय हमारा जो 15 अंक का है, जिसमें शिक्षार्थी को समझना। दूसरा है भी 15 अंक का है, अधिगम अध्यापन की समझ। इस विषय पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो तीसरा है समावेशी या अनुकूल अधिगम हेतु वातावरण का निर्माण। समावेशी या अनुकूल अधिगम हेतु इसको समेकित भी कहा जाता है। वातावरण का निर्माण कैसे किया जाता है, इस पर 10 अंक आपको मिलेंगे। है विद्यालय संगठन और नेतृत्व क्षमता। इस पर भी आपको 10 अंक निर्धारित किया गया है। और शिक्षा का में दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, यानी कि जो भी हमारी समितियां बनी हैं जिन्होंने अलग अलग विद्यालय संबंधी नीतियों का निर्माण किया है, उनका क्या दृष्टिकोण रहा है, किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपने पूरे नीतियों का ढांचा तैयार किया है, इसके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुल 60 अंक जो है इस विषय पर आपसे पूछे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है बच्चों, और हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं प्रयास करूंगा कि आपको इस पूरे विषय का नोट्स और लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत वो है शिक्षार्थी को समझना। जो 15 अंक के प्रश्न आपको इसमें पूछे जाएंगे। पहला जो इसमें बिंदु है वो विकास की अवधारणा। विकास किसे कहते हैं और विकास की अवधारणा क्या होती है, आमतौर पर विकास और के संदर्भ में हमारी समझ क्या है, इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। परिपक्वता और विकास में क्या संबंध होता है, विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। आपने बहुत सारे विकास के सिद्धांतों को पढ़ा है, जिसमें निरंतरता का सिद्धांत है, विभिन्नता का सिद्धांत है, और भी बहुत सारे सिद्धांतों को आपने पढ़ा है। उन सिद्धांतों के अनुप्रयोग में क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। इसमें किशोरावस्था पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। चूंकि आप केबीएस में जा रहे हैं तो इस नाते किशोरावस्था की समझ क्या होती है, किशोरावस्था में कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, किशोरावस्था में चुनौतियां क्या होती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है ना
कि हरलाक ने किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है, जिसमें बालक जो है दिवास्वप्न की दुनिया में जीता है। तो इस नाते बहुत सारी चुनौतियां, वो आशा निराशा के बीच झूलता रहता है, ठीक है, वो उत्साह और हतोत्साह के बीच झूलता रहता है, और साथ ही साथ उसमें संवेगात्मक और मानसिक परिवर्तन इतनी तीव्र गति से होते हैं कि बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने होती है। तो इस नाते इस विषय के अंतर्गत किशोरावस्था पर आधारित प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। अच्छा, फिर देखिए प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण में संस्थाओं की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। समाजीकरण टॉपिक आपने सी टेट और टेट दोनों में पढ़ा है, सुपर टेट में भी पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि कहीं इसमें आपको बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही साथ गृह शिक्षा की निरंतरता को सुनिश्चित कर पाने में संस्थाओं की क्या भूमिका है और क्या चुनौतियां हैं, जैसे कि बच्चे घर पे अपने शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रखें, अभिप्रेरित रहें, किस तरीके से इसमें संस्थाएं, यानी कि संस्थाओं से अर्थ है कि जो समुदाय है, जो विद्यालय है, ये किस प्रकार से अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगा। इसी के अंतर्गत और भी टॉपिक है अधिगम पर सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य एवं प्रकार। जैसे आपको पता है कि अधिगम के 3 प्रकार होते हैं, 3 इसके स्वरूप होते हैं, 3 तरह की प्रकृति होती है, जिसमें व्यवहारात्मक है, संज्ञानात्मक अधिगम है, ज्ञानात्मक अधिगम है, ठीक है, भावात्मक अधिगम होता है। तो इन सब पर आपको जो है अपने इसमें समझ रखनी है, इस पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अधिगम और अध्यापन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, अधिगम और अध्यापन में अधिगमकर्ता की क्या भूमिका होती है, शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रख करके शिक्षक को छात्र के साथ अपने व्यवहार को निर्धारित करना चाहिए, ये सभी इसमें हमको ध्यान देना है, पढ़ना है। शिक्षण विधियों का चयन कैसे करते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण विधियों का चयन करते समय हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विशेष तौर से ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया में प्रत्येक बालक जो है वो विशिष्ट है, क्योंकि सभी बालक जो है अपनी कुछ विशिष्टताओं को लेकर के इस धरती पर पैदा होता है। इस नाते सभी को पास सीखने की अपनी क्षमताएं होती हैं, इसलिए उनके हिसाब से उनके अनुकूल हम शिक्षण विधियों का चयन करेंगे। कक्षा वातावरण कैसा होना चाहिए, अनुशासन का कक्षा में बहुत महत्व होता है। तो खास तौर से आपने देखा होगा कि सुपर टेट में भी दंड, पुरस्कार, अनुशासन, ये सभी विषय सुपर टेट में भी आए थे, और केवीएस में भी वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आगे देखिए, इसी में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, आपको पता है, खास तौर से आपको जानकारी होगी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारक जो होते हैं वो आनुवांशिकता और वातावरण होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी बालक का विकास जो होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। आपने पढ़ा भी है कि व्यक्तित्व जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का परिणाम होता है। तो ये टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कक्षा निर्देशों की रूपरेखा बनाना, छात्र क्रियाकलापों का नियोजन कैसे करेंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे, अधिगम संबंधी संभावनाओं का सृजन कैसे होगा, शिक्षण अधिगम हेतु संगठन और नियोजन, शिक्षण अधिगम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो हमारा संगठन होगा, यानी किस तरीके से हम एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे विद्यालय के बीच में, समुदाय के बीच में, छात्र के बीच में, शिक्षक के बीच में, और उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इस पर हमको अपना अवधारणा स्पष्ट करना है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अवधारणा पर हमें अपनी जानकारी रखनी है, इस पर भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बुनियादी भाषा और आंकिक क्षमता, ठीक है, फाउंडेशन लर्निंग एंड अर्ली न्यूमरेसी, इस विषय पर बहुत सारी आजकल ट्रेनिंग भी सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, और इस नाते इस पर फोकस भी किया जाएगा। परीक्षा में इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अनुभव आधारित अधिगम, आपको पता है कि अधिगम की संदर्भ में अगर बात की जाए तो अधिगम अनुभव का परिणाम होता है, ये आपने परिभाषा में भी पढ़ा होगा। तो अनुभव आधारित अधिगम किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए और क्षमता निर्माण में क्या भूमिका ये निभा सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता है कि जब भी शिक्षण प्रक्रिया की जाती है विद्यालय स्तर पर या अन्य स्तरों पर, तो बहुत सारी योजनाओं का निर्माण होता है, खास तौर से पाठ योजना या शिक्षण योजनाओं का निर्माण हम करते हैं। तो इन योजनाओं के निर्माण में किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है, क्या कौन कौन सी बातें हमें उसमें दिमाग में रख करके हमें योजनाओं का निर्माण करना है, इन सभी पर हम अपनी अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। आगे देखिएगा, इसी टॉपिक में आपका है शिक्षण और परामर्श हेतु कौन कौन से संसाधन हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। शिक्षण अधिगम में आईसीटी का प्रयोग, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आईसीटी, आपको पता है कि वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी जो है एक है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
और निश्चित रूप से बहुत सारे विभाग जो है आईसीटी के प्रयोग पर भी बल दे रहे हैं। अधिगम का मूल्यांकन और अधिगम हेतु मूल्यांकन, ये आपका मान के चलिए एक सार्वभौमिक उप विषय है जिस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो अधिगम का मूल्यांकन और अधिगम हेतु मूल्यांकन क्यों होगा? आपको पता है कि मूल्यांकन के कई स्तर होते हैं, मापन के कई स्तर होते हैं। मूल्यांकन छात्र का भी किया जाता है, मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का भी किया जाता है, मूल्यांकन शिक्षक का भी किया जाता है, और ये सभी मिल करके एक प्रभावी अधिगम की प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं। फिर देखिए मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होने चाहिए, नियोजन हेतु अनुप्रयोग होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी मूल्यांकन जो किया जाता है बिना किसी पूर्व निर्धारित पूर्व नियोजित उद्देश्य के मूल्यांकन प्रक्रिया संपादित नहीं किया जाता है। और कोई भी अधिगम प्रक्रिया का जब हम निर्माण करते हैं तो उसकी प्रभाविकता को की पहचान करने के लिए हम उसका मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। आगे देखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रभावी उन्नयन हेतु कक्षा का निरीक्षण कैसे करेंगे, पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक कैसे हम लेंगे कि बच्चा हमारा जो सीख रहा है वो प्रभावी स्तर से उसका अधिगम सुनिश्चित हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमको ज़रूरत है कि समय समय पर उसका पृष्ठ पोषण करना, फीडबैक लेना और साथ ही साथ उसकी निरीक्षण करना। अच्छा, अगला जो टॉपिक है देखिए ध्यान से, समावेशी या अनुकूल अधिगम हेतु वातावरण का हम निर्माण कैसे करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन सी बिंदु आपको पढ़ना है कि अधिगम में जो छात्र कक्षा होता है उन बच्चों में विविधता कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी कितने प्रकार की क्षमताएं होती है, और हम सामान्य बच्चों और विशिष्ट बच्चों को एक साथ कक्षा में किस तरह से पढ़ाएंगे इसकी अवधारणा क्या है, इस पर भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सामाजिक संरचना में अक्षमता से क्या आशय है, ठीक है, हमारे सामाजिक संरचना में अक्षमता से क्या आशय है, इस पर भी हम अपनी अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। अक्षमता के कितने प्रकार होते हैं, पहचान के क्या तरीके होते हैं, और अगर अक्षमता किसी के पास है तो हम किस प्रकार से हस्तक्षेप करके उसके अधिगम को सुनिश्चित कर पाएंगे, कौन सा ऐसे संसाधन है जिसकी मदद से हम उसको सिखा पाएंगे। आगे देखिएगा, विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा। विद्यालय का एक, जैसे हमको पता है कि विद्यालय का जो एक वातावरण होना चाहिए वो एक सकारात्मक वातावरण होना चाहिए। इसके लिए वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, विद्यालय के बहुत सारे संगठनात्मक ढांचों पर काम किया जा रहा है। तो ये सभी बिंदु जो है इस पर हमें बात करनी है। अधिगम संसाधन है तो विद्यालय और समुदाय का विकास हम कैसे करेंगे, यह टॉपिक भी आपका केवीएस पीआरटी के सिलेबस में है और यह भी आपको पढ़ना है। देखिए, विद्यालय संगठन और नेतृत्व क्षमता। देखिए, विद्यालय में संगठन का निर्माण किस प्रकार से होगा, जैसे कि हमको नेतृत्व करना है बच्चों का, तो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आप टीम निर्माण कैसे करेंगे, आप उनका मेंटरशिप कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको बताना है। विद्यालय के संदर्भ में नेतृत्व आप कैसे करेंगे। विद्यालय में आपको पता है कि बहुत सारे मंचों का प्रयोग दिया जाता है, इसमें बाल सभा है, प्रार्थना स्थल है, मीना मंच है, और भी बहुत सारे मंच है विद्यालय संघ होता है, अभिभावक संघ होता है। इन सभी के समेकित प्रयासों से ही विद्यालय में एक संगठनात्मक ढांचा हम तैयार करते हैं और उसके द्वारा हम अपने अधिगम को सुनिश्चित कर पाते हैं। समुदाय के साथ किस प्रकार से साझेदारी का निर्माण किया जाए, ये सभी बिंदु जो है हमारे इस केवीएस के सिलेबस में दिया गया है। अच्छा, आखिरी जो हमारा बाल मनोविज्ञान में जो टॉपिक है वो शिक्षा में परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण है। आपको पता है कि समय समय पर बहुत सारे जो पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम बनाए गए हैं, जिसमें आरटीई एक्ट 2009 बनाया गया है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, 2005, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको एक बार हम लोग देख लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन इसमें है तो इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ये भी आपको सिलेबस में पढ़ना है। विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में समय समय पर कई राष्ट्रीय नीतियां बनाई, जैसे 1986 की नीति बनाई गई और भी बहुत सारी नीति बनाई गई। तो इन सभी नीतियों के बारे में भी हमको जानकारी रखना है। पार्ट 4 जो केवीएस के पीआरटी सिलेबस में है वो आपका है विषय आधारित प्रश्न होगा, जिसमें 80 अंक निर्धारित किए गए हैं। हालांकि पीआरटी के सिलेबस में बहुत क्लियरली नहीं है कि विषय आधारित प्रश्न में क्या पूछे जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सामान्य तौर से सामान्य गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान और अंग्रेजी के प्रश्न आपके इसमें होंगे, जो कुल 80 अंक के प्रश्न आपके इसमें पूछे जाएंगे। पार्ट 5 आपका है इंटरव्यू और डेमो टीचिंग। तो आप देखिएगा, इंटरव्यू और डेमो टीचिंग
विषय आधारित प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि 80 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं और इंटरव्यू और डेमो टीचिंग में 60 अंक है। तो इसमें एक चीज क्लियर कर लीजिए आप ध्यान से कि इंटरव्यू जो है वो 30 अंक का है और डेमो टीचिंग आपका वो 30 अंक का निर्धारित है। तो इंटरव्यू जो है केवल 30 अंक का है, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन साथ ही साथ डेमो टीचिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है पीआरटी केवीएस पीआरटी के संपूर्ण सिलेबस को हमने जाना और इस तरह से जाना कि हाँ किस विषय में कौन कौन से बिंदु आपके आएंगे, क्या पढ़ना है और कितने अंक निर्धारित किया गया है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसके हिसाब से प्लानिंग करने के साथ साथ अपनी तैयारी करें। निश्चित रूप से बहुत ही सुनहरा अवसर है। मुझे लगता है कि अगर आप मन से लग जाएंगे तो आपकी एक सीट निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, स्कॉलर क्लासेस के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो। हम कोशिश करेंगे कि बाल मनोविज्ञान के नोट्स आपको हम प्रोवाइड करें लेक्चर के माध्यम से, तो हमारे चैनल को आप देखते रहिए। धन्यवाद।